समय की बात है। कहानी एक छोटे से गांव के पानी पूरी बेचने वाले रामू की है, जो अपने स्टॉल पर स्वादिष्ट पानी पूरी और गोलगप्पे परोसता था। उनका स्टॉल गांव के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उनके स्टॉल पर कम आने लगे और उन्हें अपना व्यवसाय बनाए रखने में मुश्किलें आने लगी। ये रामू के लिए दर्दनाक था, क्योंकि उसका ठेला ही उसकी और उसके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत था। वो ना तो बहुत अमीर थे और ना ही बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उनके पास उन छोड़े हुए सपनों की ताकत थी, जो किसी के सामने कुछ भी असंभव नहीं होने देता था। उसके ठेले के बगीचे के पास गोलू नाम का एक छोटा लड़का का निवास था। गोलू रामू के स्टॉल से आकर्षित हुआ और उसे उसके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। दोनों बिना कुछ कहे बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू के साथ बैठकर रामू ने अपनी चिंता व्यक्त की। गोलू, ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। लोग अब मेरे स्टॉल पर ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तब गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू चाचा, आपकी पानी पूरी और गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, लोग आने लगेंगे। रामू ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे भी जिंदगी में कुछ नया करने का मन है। कुछ तो बदलना होगा गोलू। एक दिन जब रामू अपनी दुकान के पास बैठा था, तभी बच्चों का एक समूह उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक बच्चे ने कहा, रामू अंकल, हमें कुछ नया खाना है। ये पानी पूरी और गोलगप्पे अभी बोरिंग हो गए हैं। ये सुनकर रामू को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रहा। वो नहीं चाहता था कि उसके स्टॉल की सराहना कम हो। इसके बाद रामू ने गोलू के साथ मिलकर सोचा कि वो कैसे कुछ नया पेश कर सकता है। वो चाहते थे कि लोग फिर से उनके स्टॉल की ओर आकर्षित हो और उनका कारोबार फिर से अपनी पुरानी चमक हासिल कर ले। रामू ने सोचा और फिर एक दिन उसे एक आदिवासी सफर में जाते व्यक्ति का विचार आया। वहाँ उसने देखा कि आदिवासी लोग बांस के तालाब में खाना पकाने के लिए चुकंदर, आलू, मसाले और मसालेदार मिश्रण का उपयोग करते हैं। ये सब सामग्री एक बांस में भरकर आग के ऊपर पकाई जाती थी, जिससे उसका स्वाद अद्वितीय होता था। रामू ने सोचा कि क्या ये वही कर सकता है, अपनी पानी पूरी को एक नया तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। उसने अपने स्टॉल में कुछ बांस लाया और वो एक नई प्रकार की पानी पूरी तैयार करने के लिए अनुशासन रूप से काम करने लगा। जब लोगों ने उसके नए कुरकुरे वाली स्नैक चाट का स्वाद चखा, तो वे हैरान रह गए। ये पानी पूरी कुरकुरी और स्वादिष्ट थी और उसमें पुरानी पानी पूरी के स्वाद का भी एक अलग आयाम था। जब उसने इसे अपने स्टॉल पर पेश किया, तो लोग फिर से उसके पास आने लगे। गोलू ने रामू से पूछा, रामू चाचा, ये कुरकुरी स्नैक चाट कैसे बनती है? रामू हंसा और वो बोला, गोलू, ये तो बहुत आसान है। इसमें हम पानी पूरी को अलग अलग स्वादिष्ट मसालों के साथ मिलाते हैं और फिर इसे बांस में चावल की बुनाई की तरह भर कर तैयार करते हैं। जब इस बांस को आग में डाला जाता है, तो ये कुरकुरा हो जाता है। तब गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू अंकल, आप बिल्कुल महान हैं। आपने अपने स्टॉल को फिर से बहुत लोकप्रिय बना दिया। रामू ने कहा, गोलू, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हालांकि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें अपने सपनों को हासिल करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। तब से रामू ने और भी नए नए स्नैक्स चाट तैयार किए, जिससे उनका स्टॉल और भी लोकप्रिय हो गया। वो हमेशा नए विचारों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे और गांव के लोग उनके स्नैक्स का आनंद लेते रहते थे। रामू की कड़ी मेहनत और समर्थन गोलू की साथी और ताकत बन गई, जो उसे उसके व्यवसाय में नई ऊंचाइयों पर ले गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने की जरूरत होती है और हमें स्वयं कोई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रामू ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई राह चुनी। उसने दिखाया कि किसी भी समस्या के सामने हारना नहीं है और हमें हमारे सपनों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक लंबे समय पहले एक गांव में बलराम और छाया नामक पति पत्नी एक छोटे घर में रहते थे। बलराम
उसी गांव में गोली सोडा बेच के उससे आए हुए पैसों से अपना परिवार चलाता था। हर रोज की तरह एक दिन बलराम सोडा बेचने निकलता है। सोडा सोडा रंग बिरंगी सोडा, एक ग्लास सिर्फ 5 रुपए, आइए भाई आइए। ऐसे सोडा को बेचता है जब उसका बचपन का दोस्त सोडा पीने इसके दुकान आता है। बलराम, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। अरे हाँ वरुण, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो तुम अब? मैंने अपने बल पर एक साड़ियों का दुकान शुरू किया है। और तुम क्या तब से ये गोली सोडा ही बेच रहे हो? हाँ वरुण, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तुम्हें अभी नहीं नजर आएगा बलराम। फिलहाल तो ये सोडा बेचना ठीक ही है, लेकिन आने वाला कल का क्या? अब सब कुछ बदल गया है बलराम। कुछ ही दिनों में लोग सोडा खरीदना बंद कर देंगे। तब तक तुम्हें कुछ और व्यापार शुरू कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा जो गांव में पहले से नहीं है। नया व्यापार तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए निवेश के पैसे कहाँ से मिलेंगे? अरे उसमें क्या, अपने कोई जान पहचान आदमी से थोड़े पैसे उधार लो, लाभ आने के बाद उन्हें उनके पैसे लौटा दो, हो गया। हाँ ये भी ठीक लग रहा है वरुण। ठीक है बलराम, मैं चलता हूँ। ऐसे कह के वरुण वहाँ से चला जाता है। बलराम वो पूरा दिन अपने दोस्त के कहे बातों के बारे में सोचते रहता है। मेरे दोस्त ने जो कहा वो ठीक ही कहा। अगर मैं भी उसकी तरह नया दुकान पहले ही शुरू कर देता तो आज का दिन ही अलग होता। ऐसे सोचते हुए अपने आप को अपनी पत्नी के साथ एक बड़े बंगले में रहते हुए कल्पित करता है। मुझे मेरे सपने को सच बनाना होगा। मुझे तुरंत ये बात मेरी पत्नी को कहना चाहिए और फिर जल्दी से दुकान भी शुरू कर देना चाहिए। छाया, छाया जी, आ रही हूँ। छाया, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ जी बोलिए ना। मेरे जान पहचान के कुछ लोगों से कुछ पैसे उधार लूंगा और अपने ही गांव में एक दुकान स्थापित करने की सोच रहा हूँ। बहुत सालों से करते हुए व्यापार को छोड़ के अचानक नया व्यापार क्यों जी? और अगर उसमें नुकसान हुआ तो हम लोगों को ही तो सहना होगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? अगर लाभ आया तो ये सोचो हम कितने अच्छे स्थान में रहेंगे। ऐसे कह के अपने एक दोस्त से निवेश के लिए कुछ पैसे ले आता है। पैसे तो ले आया हूँ, अब मुझे कौन सा व्यापार करना है? कौन सा दुकान गांव में पहले से ही नहीं है? ऐसे सोचता है। हाँ, मिठाई का दुकान नहीं है गांव में। मेरे पास के पैसों के साथ मुझे एक मिठाई का दुकान शुरू करना चाहिए। ये फैसला करके लाए हुए सारे पैसों से एक मिठाई का दुकान शुरू करता है। उस गांव में पहली बार एक मिठाई का दुकान शुरू करने पर सारे लोग वहां आके मिठाई खरीदते हैं। उससे बलराम का व्यापार अच्छा चलने लगता है। एक दिन बलराम की दुकान में एक पहचान का आदमी आता है। अरे बलराम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे 2 केजी लड्डू चाहिए, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगा। अरे इसमें क्या है, जरूर, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ ना। कल दे दो पैसे मुझे, ये लो मिठाई लेके जाओ। ऐसे ही 1-2 को नहीं बल्कि उसके पहचान के बहुत लोगों को ऐसे ही मिठाई तुरंत देके पैसे कल देने कहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में जिन लोगों को उधार देता है वो पैसे नहीं देते हैं। उनके घर जाके पूछने पर भी वो मना कर देते हैं। इससे बलराम के व्यापार में नुकसान आता है और दुकान को बंद करना पड़ता है। दुकान के बंद होने पर बलराम बहुत दुखी होता है, कुछ काम नहीं करता है और घर पे ही रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद जिन लोगों से उसने व्यापार शुरू करने के लिए पैसे लिए वो उसके घर जाके पैसे मांगते हैं। इससे उसे पता नहीं चलता कि वो क्या करे। क्यों दुखी है जी? आपके दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। जो हो गया सो हो गया। ऐसे सोचिए कि भले के लिए ही हुआ है। बाकी लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए और हमेशा की तरह अपना व्यापार कीजिए। ऐसे ही हम निवेश के पैसे उनको लौटा पाएंगे। मुझे अपने दोस्त की बातें बिना सोचे समझे नहीं मानना था, इसीलिए इतना नुकसान हुआ जो मुझे अब सहना पड़ रहा है। कम से कम अब से तुमने जैसे कहा वैसे ही करूंगा। ध्यान से अपना व्यापार करूंगा।
ऐसे अपने किए हुए गलती का एहसास होता है बलराम को और वो हमेशा की तरह गोली सोडा का व्यापार करने लगता है। ऐसे सोडा बेच के पैसे जमा करके उधार के पैसे चुका देता है। तब से बलराम किसी और के बातों को नहीं सुनता था। दिन में सपने नहीं देख के अपना काम ढंग से करने लगा और खुशी से वो और उसकी पत्नी जीने लगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? किसी और के जीवन को अपने से तुलना अच्छी नहीं है। उससे सिर्फ दुख ही मिलता है। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों तो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उससे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें इसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं।
वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपकी दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है, तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा। चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी गृहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब रूहान को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख रूहान भी वहाँ के कार्मिक के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, रूहान अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद रूहान उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि रूहान के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहाँ से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। रूहान, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है रूहान, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग रूहान की दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और रूहान को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ रूहान को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान रूहान के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस रूहान को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और रूहान बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है रूहान, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश की बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहाँ से चली जाती है और रूहान वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दोस्ती में ये जरूरी नहीं होता है कि कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं, मगर ये जरूरी होता है कि कितनी गहराई से एक दूसरे को पहचानते हैं और भरोसा करते हैं।